दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ रेगुलराइजेशन नोटिफिकेशंस पे एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है। ये जजमेंट काफी चर्चा में है क्योंकि इस जजमेंट में एक नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, यानी कि उस नोटिफिकेशन के थ्रू जितने भी लोग रेगुलराइज होने वाले थे उनको अब रेगुलराइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि इस केस में सिर्फ इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के पावर्स को यूज करके उनको फिर भी राहत दी है, पर वो एक प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप में से कुछ व्यूअर्स इस केस के वीडियो एनालिसिस के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, पर मुझे इसके लिए कुछ टाइम लगा क्योंकि ये केस 42 पेजेस का है। खैर, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इस केस के बैकग्राउंड को। दोस्तों देखिए, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी का जजमेंट दिया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करना, फिर बाद में रेगुलराइजेशन करना, ऐसे प्रैक्टिस को डिप्रिशिएट किया है। पर इसका ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि रेगुलराइजेशन होगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी स्टाफ 10 साल से ऊपर काम कर रहे हैं और उनके सर्विस में कोई भी आर्टिफिशियल ब्रेक नहीं है, वैसे स्टाफ को एक वन टाइम पॉलिसी के थ्रू रेगुलराइज किया जाएगा। अब दोस्तों, आज के केस को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आज के केस में ये भी कहा गया है कि ये जो उमा देवी के थ्रू वन टाइम रेगुलराइजेशन होना था, ये जरूरी नहीं है कि एक ही नोटिफिकेशन के थ्रू हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक नोटिफिकेशन अभी आए, दूसरा नोटिफिकेशन कुछ टाइम बाद आए लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स के लिए, और इसलिए जरूरी नहीं है कि एक नोटिफिकेशन के बाद ये वन टाइम विंडो खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि उमा देवी के स्ट्रिक्ट व्यू को काफी हद तक रिलैक्स कर दिया गया है आज के दिन में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उमा देवी का जजमेंट किसी भी कैंडिडेट के रेगुलराइजेशन में बाधा नहीं बनेगा अगर उसकी सर्विस 10 साल से ऊपर रही है और उसकी सर्विस में कोई भी आर्टिफिशियल ब्रेक्स नहीं रहे हैं, या तो उसके सिमिलरली प्लेस्ड कैंडिडेट्स रेगुलराइज हो चुके हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखने हैं जो कि उमा देवी के स्ट्रिक्ट व्यू को लीनियंट व्यू देते हैं, तो वो जजमेंट्स है जग्गू देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्रीपाल वर्सेस गाजियाबाद नगर निगम, पर वो जजमेंट्स किसी और वीडियो के लिए है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि उमा देवी का जजमेंट किसी के भी रेगुलराइजेशन में बाधा नहीं बन सकता है। हालांकि उमा देवी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था कि सरकार को लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखना और फिर बाद में उनको रेगुलराइजेशन करना एक गलत पॉलिसी है। पर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन लोगों ने सरकार को एक लंबी सेवा दी है बिना किसी ब्रेक के और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता है रेगुलराइजेशन का। खैर, टॉपिक पे वापस आते हुए दोस्तों समझते हैं कि इस केस में क्या नोटिफिकेशंस आए थे जिनको क्वॉश डाउन किया गया और किन नोटिफिकेशंस को अलाइव रखा गया। दोस्तों, सबसे पहला नोटिफिकेशन रेगुलराइजेशन का हरियाणा गवर्नमेंट का आया था साल 2011 में। अब इस नोटिफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है क्योंकि ये नोटिफिकेशन उमा देवी जजमेंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग पास किया गया था उन लोगों के लिए जिन्होंने 10 साल से ऊपर सेवा दी है, और इस नोटिफिकेशन को तो अलाइव रखा गया है। दोस्तों, दूसरा नोटिफिकेशन था 2014 में जून 16 और जून 18 का। ये कुछ ग्रुप बी, सी और डी के एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करता था जिन्होंने एक डेट तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इयर्स सर्विस दी है। इनके पास सारी क्वालिफिकेशंस थी और इनकी पोस्ट भी सैंक्शन थी। इनकी नियुक्ति भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के बाद हुई थी। अब दोस्तों आते हैं उस नोटिफिकेशन पे जिसको स्ट्राइक डाउन किया गया है। 7 जुलाई 2014 का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में एक एक्स्ट्रा लाइन थी जो कि बाकी किसी नोटिफिकेशन में नहीं थी, और वो लाइन ये थी: even though the original appointment may not have been made through the process of advertisement and interview। अब दोस्तों, हाईकोर्ट ने तो 2014 के जितने भी नोटिफिकेशंस थे इंक्लूडिंग जून और जुलाई, सबको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि हाईकोर्ट का कहना था कि उमा देवी के बाद जो वन टाइम रेगुलराइजेशन होनी थी वो 2011 में हो गई। उसके बाद स्टेट को ये पॉलिसी नहीं फॉलो करनी चाहिए थी। दूसरी बात, हाईकोर्ट का कहना था कि ये नोटिफिकेशंस जब निकले थे इंक्लूडिंग जून वाले नोटिफिकेशंस, भले वो न्यूज़पेपर में निकले हो, पर उनमें लिखा था साफ कि ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे। अब जैसे ही नोटिफिकेशन में लिखा है ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे, इसका मतलब जो कैंडिडेट्स रेगुलर पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो वो तो उस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे। अब बाद में ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट्स को अगर रेगुलराइज कर दिया जाए, तो उन कैंडिडेट्स जिन्होंने ओरिजिनल नोटिफिकेशन में नहीं अप्लाई किया था कॉन्ट्रैक्चुअल वर्ड देख के, उनके राइट टू एम्प्लॉयमेंट का ये एक उल्लंघन होगा। इस ग्राउंड पे हाईकोर्ट ने जून और जुलाई दोनों नोटिफिकेशंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट थी वो तो ये थी कि उमा देवी के बाद रेगुलराइजेशन सिर्फ एक बार किया जा सकता है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उमा देवी के जजमेंट के बाद सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन निकलेगा रेगुलराइजेशन का। उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए और भी कंटिन्यूइंग नोटिफिकेशंस निकल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जून और जुलाई के नोटिफिकेशंस को स्ट्राइक डाउन किया गया था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। दोस्तों, जून के नोटिफिकेशन को तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया
क्योंकि ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को रेगुलराइज़ करता था जिनके पास क्वालिफ़िकेशंस थी, उनकी नियुक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो स्टेट गवर्नमेंट के रिज़र्वेशन पॉलिसी को भी सैटिस्फाई करते थे। बात आती है जुलाई 7th के नोटिफ़िकेशन पे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक एडवर्टाइज़मेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 3 चीज़ें इंश्योर करता है। पहला तो इक्वल अपॉर्च्युनिटी, यानी कि पब्लिक एट लार्ज को अगर एडवर्टाइज़मेंट दिखेगा तो सब अप्लाई कर सकते हैं और किसी से भी ये वैकेंसी छुपी नहीं रहेगी। इसीलिए सब कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। देखिए दोस्तों, अगर नोटिफ़िकेशन निकाली जाती है तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी लिखा रहता है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस पहले से फिक्स्ड है तो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है जिसके बारे में सारे कैंडिडेट्स शुरू से ही अवेयर होते हैं। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है आर्टिकल 14 और 16। दोस्तों आर्टिकल 14 और 16 कहता है, एक साथ अगर पढ़ा जाए इनको, तो इक्वल अपॉर्च्युनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट। यानी कि दोस्तों अगर पब्लिक अपॉइंटमेंट हो रही है तो पब्लिक एट लार्ज को इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। अब नेचुरली अगर एडवर्टाइजमेंट ही नहीं रहेगी तो पब्लिक एट लार्ज को उस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं होगा और इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी सबको अप्लाई करने की। अब दोस्तों पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 7th के नोटिफ़िकेशन को इनवैलिड करार दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि इस नोटिफ़िकेशन में एक एक्स्ट्रा लाइन थी जो कि कहती थी, इवन दो दे वर एम्प्लॉयड विदाउट प्रॉपर इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब दोस्तों इन लोगों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जब डॉक्यूमेंट्स माँगी गई एम्प्लॉयर से, तो सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि सरकार ने यानी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट स्टोर भी नहीं किया है। इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल ओपेक थी। ना कोई एडवर्टाइज़मेंट और चयन कैसे हुआ है इसके कोई रिकॉर्ड नहीं थे। दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफ़िकेशन को कैंसल कर दिया। दोस्तों एज़ अ वन टाइम मेजर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के पावर्स को इस केस में यूज़ किया है फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस। इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इतने सालों बाद हम इतने सारे लोगों को उस नोटिफ़िकेशन को इलीगल करके बेरोज़गार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे एम्प्लॉइज़ को हम बेरोज़गार तो नहीं करेंगे, पर उनको हम लोएस्ट पे स्केल पे रख देंगे। यानी कि उनकी नौकरी जो इस जुलाई 7th के नोटिफ़िकेशन का फ़ायदा उठा चुके हैं, उनकी नौकरी बची रहेगी। पर बाकी के आगे के केसेज़ में ऐसी कोई नोटिफ़िकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पास नहीं कर सकती है। दोस्तों इस जजमेंट से हमारे क्या की टेकअवेज़ हैं? दोस्तों इस जजमेंट से हमारा पहला की टेकअवे तो ये है कि पब्लिक एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आर्टिकल 14 और 16 के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया गया है, यानी पब्लिक एट लार्ज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरा की टेकअवे ये है दोस्तों कि हरियाणा गवर्नमेंट की जून की जो 2 नोटिफिकेशंस थी, वो तो वैलिड है, पर जुलाई की जो नोटिफिकेशन थी जिसके थ्रू बिना एडवर्टाइजमेंट के नियुक्त किए गए लोगों को रेगुलराइज़ किया जा रहा था, उसे इनवैलिड करार दिया गया है। तीसरा की टेकअवे ये है दोस्तों कि इस केस में एज़ अ वन टाइम मेजर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जॉब नहीं ली है, पर उनको लोएस्ट पे स्केल पे डाल दिया है, क्योंकि वो लोग एक बार बेनिफिट उठा चुके थे उस नोटिफ़िकेशन का। पर दोस्तों ये प्रेसिडेंट नहीं है। गवर्नमेंट अभी भी कोई ऐसा नोटिफ़िकेशन आगे जाके नहीं निकाल सकती है जिसके थ्रू बिना एडवर्टाइज़मेंट के या बिना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो किए गए लोगों को रेगुलराइज़ किया जा रहा है। और आखिरी की टेक अवे ये है दोस्तों कि आप ये मत सोचिएगा कि सारे केसेस जिनमें पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं दी गई हो, वो सारे केसेस में रेगुलराइजेशन नहीं होगा। अगर वो केसेस फिर भी पब्लिक एट लार्ज को इक्वल अपॉर्च्युनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उसमें ये दलील ज़रूर दी जा सकती है कि भले एडवर्टाइजमेंट नहीं हो, पर आर्टिकल 14 और 16 के रिक्वायरमेंट्स अगर पूरे हो रहे हों, तो फिर वो प्रोसेस एक ट्रांसपेरेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। दोस्तों आई होप इस थोड़े से लंबे जजमेंट का एनालिसिस आपको पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो कि हरियाणा गवर्नमेंट की जुलाई 7th की नोटिफिकेशन क्यों स्ट्राइक डाउन हुई और आपको ये भी पता चला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपने आर्टिकल 142 के पावर्स को यूज करके जस्टिस को कंप्लीट किया है। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।